चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। देखो, इस चैप्टर में कल हमने फोर्स के बारे में समझा था ना कि फोर्स किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने डेफिनेशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। सही बात क्या नहीं? फोर्स मतलब कहलाता है टू पुश और पुल ऑफ एनीथिंग ऑन एनीथिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल करना। पुश करना मतलब कि उसे धक्का देना, या पुल करना मतलब उसे खींचना, तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फोर्स मतलब ये कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज़ पे जोर लगाना, बराबर। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रॉपर फोर्स मतलब कहलाता है टू पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो पुश करना या तो पुल करना। इसके बारे में कल हमने समझा था ना। आज हम लोग उसका एक नेक्स्ट टॉपिक देखें, जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या टॉपिक है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स दिया जाए ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पुश और पुल किया जाए तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो पता है फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? जनरली ये 4 इफेक्ट होते हैं कि या तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, चेंज स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या? तो कल हमने समझाया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जनरली 2 टाइप के स्टेट में होता है। स्टेट मतलब कंडीशन, 2 तरह की कंडीशन में होता है, या तो स्टेशनरी या तो मोशन में। सही बात है ना? हर ऑब्जेक्ट 2 तरह की कंडीशन में होता है, या तो स्टेशनरी होता है या तो फिर मोशन में होता है। तो फोर्स की वजह से वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। ये फोर्स का इफेक्ट उस पर होता है। मतलब फोर्स की वजह से ही अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो उसे मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसे स्टेशनरी कर सकते हैं, मतलब रुका सकते हैं। कल भी हमने ये बात समझी थी ना, बराबर ना? फोर्स का ये मेन इफेक्ट होता है ना कि चेंज स्टेट ऑफ मोशन। कि अगर कोई रुकी हुई चीज़ हो, हमने पहले एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सपोज यहाँ ज़मीन पर एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, तो फिलहाल वो फुटबॉल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो स्टेशनरी स्टेट में हुआ। कौन से स्टेट में? स्टेशनरी, वो रुका हुआ है। लेकिन उसके ऊपर अगर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाएं मतलब उसको किक मारें, उसको धक्का दें या हाथ से जोर से उसे धक्का दें, तो फोर्स लगने पर वो जो फुटबॉल रुका हुआ है वो चलने लगेगा ना। वो फुटबॉल आगे जाएगा कि नहीं? मतलब वो स्टेशनरी से मोशन में आ जाएगा। सही बात है ना? वो फुटबॉल स्टेशनरी से मोशन में आ जाएगा। तो मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हुआ कि नहीं? या ऐसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो उसे रुका सकते हैं, बराबर ना? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो, वही कि अगर कोई फुटबॉल दूर से अगर आ रहा है, किसी वहाँ से किसी ने जो है वो किक मारी और वो फुटबॉल यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग फोर्स देकर उसे रुका सकते हैं ना, उसे स्टेशनरी कर सकते हैं कि नहीं? तो फोर्स से पहला इफेक्ट होता है चेंज स्टेट ऑफ मोशन। दूसरा इसके साथ इफेक्ट होता है कि चेंज ऑफ स्पीड। फोर्स की वजह से स्पीड चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फोर्स देने पर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल तो आप लोगों को ही पता होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो, है कि नहीं? जब आप साइकिल चलाते हो उसमें अगर ज़्यादा फोर्स दोगे, मतलब जो उसके पैडल होते हैं वो पैडल अगर ज़्यादा ज़ोर से चलाओगे मतलब आपका फोर्स ज़्यादा लगा। तो अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो साइकिल की स्पीड भी ज़्यादा चलेगी कि नहीं? बराबर ना? वो साइकिल ज़्यादा स्पीड में चलेगी ना फिर। और अगर आप पैडल धीरे धीरे मारोगे, पैडल अगर धीरे धीरे चलाओगे आप, तो साइकिल भी धीरे धीरे चलेगी। मतलब फोर्स देने से हम लोग स्पीड में डिफरेंस कर सकते हैं ना, स्पीड को चेंज कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है? फोर्स देने से स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, है कि नहीं? वो एक, आप जब शायद जब छोटे थे कि तब जो है वो एक गेम खेलते थे, वो पता है, वो व्हील गेम खेलते थे कि जो कोई भी गाड़ी का जो टायर होता था ना, या कोई साइकिल का टायर होता था, तो उसे लकड़ी से चलाते थे, खेलते थे शायद ऐसी गेम। आपकी टेक्स्ट बुक में उसका एक फ़ोटो भी है, देखना, कि शायद उसे ऐसे लकड़ी से चलाते थे, ऐसी गेम खेलते थे। तो उसमें भी फोर्स ही आता है ना, ठीक है ना? तो जैसे आप जितनी ज़ोर से फोर्स उस पर लगाओगे तो उतना वो व्हील ज़्यादा जल्दी घूमेगा, बराबर। और जितना उस पर धीरे जो है वो फोर्स लगाओगे उतना वो व्हील धीरे धीरे घूमेगा। तो मतलब फोर्स की वजह से स्पीड पे इफेक्ट होता है, स्पीड चेंज होती है। ठीक है?
इवन बाइक या कुछ गाड़ी दूसरी चलाते वक्त भी जब हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं तो मतलब फोर्स ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग, तो फोर्स ज़्यादा देंगे तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड बदलेगी ना। वही अगर हम लोग फोर्स कम कर रहे हैं तो स्पीड भी कम हो जाएगी, है कि नहीं? फोर्स इफेक्ट होता है ना। और ऐसा ही ब्रेक पर भी, गाड़ी पे जब आप ब्रेक लगाते हो मतलब जोर से फोर्स लगाया, तो ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड कम कर सकते हैं ना, स्पीड को चेंज कर सकते हैं ना ब्रेक लगाने से, ठीक है? तो फोर्स से स्पीड भी चेंज होती है और दूसरा चेंज होता है डायरेक्शन। फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो ना, मोशन में हो मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो ना तो उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं स्पीड से, और सॉरी फोर्स से। फोर्स से क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करना मतलब कि भाई वो अगर सीधा जा रहा हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, उसे दूसरी साइड पे कर देना। इसका भी सबसे सिंपल एग्जांपल आपका साइकिल ही है कि साइकिल चलाते वक्त जब आप लोग जो है वो उसका हैंडल टेढ़ा कर देते हो, वो फोर्स ही लगा ना। फोर्स मतलब पुश और पुल, तो अगर आप लोग हैंडल टेढ़ा कर रहे हो मतलब वो एक तरह का पुश ही हुआ ना, बराबर ना। तो वो फोर्स देने से आप जैसे ही हैंडल टेढ़ा करोगे तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी कि नहीं? मतलब फोर्स की वजह से ही आप लोग डायरेक्शन भी तो चेंज करते हो ना। साइकिल, गाड़ी, कार चलाते वक्त कुछ भी, कार चलाते वक्त भी स्टेयरिंग जो है वो ये पूरा घुमा देते हैं हम लोग, तो कार की डायरेक्शन बदल जाती है ना। मतलब फोर्स दे रहे हैं तो ही डायरेक्शन चेंज होती है कि नहीं? सही बात है ना। तो फोर्स का ये इफेक्ट होता है ना उस पर बड़ा, कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। वही जैसे मैंने आपको पहले फुटबॉल का एग्जाम्पल भी दिया कि अगर वो एग्जाम्पल भी समझो कि अगर कोई फुटबॉल सीधा सीधा आ रहा है, वो मोशन में ही है, आप लोग उसे इस तरफ लात मार दो तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगी ना, बराबर ना। वो फुटबॉल सीधा आ रहा था, अब उसकी डायरेक्शन बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि आपने फोर्स दिया, उसे किक मारी उसे, इसीलिए। तो फोर्स से डायरेक्शन भी बदलती है। और दूसरा चेंज शेप, कि फोर्स से शेप भी बदलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है, ठीक है? आप लोगों को पता है ऐसा वो स्पंच वाला बॉल आता है, वो येलो कलर का स्माइली बॉल, देखा होगा ना सबने, बराबर? वो येलो कलर का बॉल आता है ना, उस बॉल के ऊपर फोर्स दो, उसका शेप बदलता है कि नहीं? बदलता है ना। आपका जो है वो कपड़े हो, उस कपड़े के ऊपर फोर्स दो, उसका शेप बदल जाएगा ना, क्रश हो जाएगा ना वो, ठीक है? आपका जो है वो पेज का पेपर हो, उस पेपर के ऊपर भी अगर फोर्स दो तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा कि उसका भी शेप बदल जाएगा। फोर्स की वजह से शेप चेंज होता है। दूसरे शेप के तो बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर होता है, ठीक है? भले वो बालों में पहनने वाला रबर हो या और कोई रबर हो, उस रबर को जब आप जोर से खींचते हो तो मतलब वो फोर्स देना ही हुआ, तो जो जोर से खींचो तो उसका शेप बदलेगा कि नहीं रबर का, ठीक है ना? आपके घर पे कोई जो बेड होता है उस पे जो है वो नरम नरम गद्दा होगा, होगा ना। बेड पे जो है वो स्पंज जैसा गद्दा होगा ना, उसके ऊपर जब आप जोर से बैठते हो तो उसका शेप बदल जाता है कि नहीं? वो गद्दा अंदर दब जाता है, होता है कि नहीं? तो वो भी फोर्स देने से उसका शेप बदला ना। या दूसरा एग्जाम्पल, पता है आपके घर पे जो है वो आपके मम्मी जब खाना बना रहे हो तो उसमें जो है वो आटा तैयार करते हैं, आटा गूंदते हैं वो, है ना, डो तैयार करते हैं ना वो। तो वो डो तैयार करते वक्त, आटा गूंदते वक्त हाथ से फोर्स देते हैं ना उस पर, और वो फोर्स देने से उसका पूरा शेप बदल जाता है। जब रोटी बनाते हैं तो इतने छोटा सा जो है वो ये डो लेकर उसके ऊपर बेलन से फोर्स देते हैं तो उसका पूरा शेप बदल जाता है ना, वो राउंड हो जाता है। तो मतलब फोर्स देने से क्या चेंज होता है? शेप भी चेंज होता है। समझ आ रही है बात है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स दोगे ना, पुश या पुल करोगे ना, तो उसमें ये सब चेंजेस हो सकते हैं। ये सब चेंजेस हो सकते हैं कि या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, या तो स्पीड, या तो डायरेक्शन, या तो शेप चेंज हो सकता है। होता है ना, फोर्स से ये सब इफेक्ट होते हैं। ध्यान आई बात? क्लियर हुआ ना? अब ऐसे ही हमारे चैप्टर का एक दूसरा पॉइंट है फोर्स के बारे में, जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट आता है? टाइप्स ऑफ फोर्स। के फोर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कहते हैं फोर्स के मेनली दो टाइप आते हैं। फोर्स के मेनली दो टाइप हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स के कौन से टाइप?
कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स देना पड़े, फोर्स देना हो तो उसके कांटेक्ट में आना, उसे टच करना ज़रूरी है। कल ही जब हम इसकी फोर्स की थियरी समझ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट समझा था हमने कि फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देना हो तो उसके कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। ये भी कल हमने पॉइंट समझा था ना, ठीक है ना। क्या अगर इस माइक के ऊपर मुझे कोई फोर्स देना है तो पहले इसको टच करना तो ज़रूरी है ना, फिर मैं इसको यहाँ वहाँ हिला सकता हूँ, सही बात है ना। तो फिर मैं इसके ऊपर फोर्स कर सकता हूँ, है कि नहीं। विदाउट कांटेक्ट फोर्स होता है कि इसको बिना टच किए ही इसका जो है वो ये स्टेट ऑफ मोशन, स्पीड, डायरेक्शन या शेप कुछ भी बदल दूँ। फोर्स का इफेक्ट होता है ना, ये हमने देखा ना। तो इस माइक के ऊपर बिना टच किए ही मैं इसको जो है वो कुछ भी चेंज कर दूं, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। कांटेक्ट फोर्स तो होता ही है, लेकिन है कुछ कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसमें हम लोग बिना टच किए भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इफेक्ट कर सकते हैं, बिना टच किए भी उसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं वो अब हम लोग देखें, जिनमें सबसे पहले तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में ही समझे। उसके दो टाइप आते हैं। कांटेक्ट फोर्स समझ गए ना, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स देना हो या तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ऐसे इफेक्ट देने हो तो उसको कांटेक्ट में लाना ज़रूरी है, उसको टच करना ज़रूरी है। तो ऐसा फोर्स कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, बराबर। तो इस कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो नॉर्मल फोर्स कहलाया, जो हम लोग हर चीज़ के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स मतलब जो लिविंग थिंग का फोर्स होता है वही, ठीक है ना। लिविंग थिंग मतलब हम लोग ही ना, बराबर। मैं जो है वो इस बोर्ड के ऊपर, कल भी एग्जांपल दिया था मैंने कि मैं जो इस बोर्ड के ऊपर फोर्स दे रहा हूँ तो ये मेरे हाथ से ये फोर्स हो रहा है ना, और इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये फोर्स क्या कहलाया? मस्कुलर फोर्स। अगर कोई भारी चीज़ में नीचे ज़मीन से ऊपर उठा रहा हूँ तो ये भी मेरे मसल्स की वजह से, ठीक है ना, मेरी बॉडी की वजह से, तो ये मस्कुलर फोर्स कहलाया। कि अगर कोई भारी चीज़ में नीचे से उठाऊं तो, बराबर ना। या जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये सब कौन से फोर्स कहलाए? मस्कुलर फोर्स। कि इसमें हमारी बॉडी का क्या कहते हैं कि भाई बॉडी का इसमें यूज़ होता है, हमारे मसल्स का इसमें यूज़ होता है। कहते हैं ना लिविंग थिंग जो भी फोर्स देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मस्कुलर फोर्स। और इसमें सभी लिविंग थिंग आ गए कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एनिमल्स भी कितनी बार जो वजन उठाने का काम करते हैं, जैसे कि डोंकी। हाँ, जैसे कि डोंकी, कि जैसे डोंकी के ऊपर भारी वजन रखकर उसको चलाया जाता है ना, तो ये भी उस डोंकी का मस्कुलर फोर्स हुआ, है कि नहीं। कि वो अपनी बॉडी के थ्रू जो है वो भारी वजन उठाकर एक से दूसरी जगह जा रहा है, सही बात है ना। या तो फिर जैसे वो बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सब कार्ट मतलब जो गाड़ियाँ आती हैं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती है ना ये, बराबर। तो उसके ऊपर जैसे बैलगाड़ी के ऊपर काफ़ी सारा वजन रखकर फिर उसको चलाया जाता है, तो ये भी उसका क्या कहलाता है? मस्कुलर फोर्स कहलाता है, ठीक है। या जैसे घोड़ा गाड़ी के ऊपर, घोड़ा गाड़ी के पीछे जो है वो कुछ लोग बैठे हुए होते हैं घोड़ा गाड़ी पर, तो वो भी फिर वो घोड़ा उन लोगों को खींचता है, तो ये भी उसका क्या कहलाया? मस्कुलर फोर्स कहलाया, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में पहला कौन सा आता है? मस्कुलर फोर्स। एंड दूसरा फोर्स कौन सा आता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जिसे कहते हैं, या तो फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन मतलब क्या? तो फ्रिक्शन मतलब कहलाता है कोई भी चीज़ का घिसाना, तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं। कोई भी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ घिसाना तो वो फ्रिक्शन कहलाता है, बराबर। फ्रिक्शन वो जनरली अपोजिट फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन क्या कहलाता है? अपोजिट फोर्स। जैसे अगर ये पेन है, वो पेन को अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं इस तरह से घिस रहा हूँ ना, तो समझो ये एक तरह का फ्रिक्शन हुआ, ये एक टाइप का क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। एक एग्जांपल समझो कि सपोज नीचे ज़मीन के ऊपर जो है वो कोई बड़ा फुटबॉल, वो फुटबॉल नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। उस फुटबॉल को मैं अगर धीरे से किक मारूँ तो क्या होगा? वो फुटबॉल चलता जाएगा ना, बराबर ना, वो चलता जाएगा ना। लेकिन वो फुटबॉल क्या हमेशा चलता जाएगा? इनफाइनेटली चलता ही जाएगा,
मैं अपने घर के रूम में जो है वो एक कोने से फुटबॉल को अगर मैं किक मार रहा हूँ और जो है वो फुटबॉल चलता जाए, तो क्या हमेशा चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, खुद ही रुक जाता है ना वो। ठीक है ना। वो फुटबॉल को मैंने किक मारी तो थोड़ी दूर जाकर वो रुक गया, तो उसको रोका किसने? रोका किसने? रोकना मतलब कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना। ठीक है, कि पहले वो स्टेशनरी था, ध्यान से सुनना बेटा ये पॉइंट, कि पहले वो फुटबॉल स्टेशनरी था मतलब रुका हुआ था, मैंने उसको किक मारी अगर, तो वो मोशन में आ गया, वो चलने लगा। फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, फिर भी खुद ब खुद रुक गया, फिर भी खुद ब खुद वो रुक गया। आपको भी ध्यान है ना, फुटबॉल को अगर मैं किक मारूं तो थोड़ी दूर जाकर फुटबॉल खुद ब खुद रुक ही जाएगा, कि चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं वो। ऐसा होगा, कोई उसको टच न करे ना तो भी आगे जाके वो रुक जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, मोशन से वो स्टेशनरी फिर से हो जाएगा। तो क्यों? उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा? ठीक है, कोई फोर्स लगता है तो ही तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा ना, खुद तो चेंज होगा ही नहीं, है कि नहीं? मैंने फुटबॉल को अगर किक मारी तो वो थोड़ी देर जाकर खुद ही रुक गया, थोड़ी दूर जाकर खुद ही रुक गया, बिना उसको किसी ने टच किए, किसी ने भी उसको हाथ नहीं लगाया, फिर भी वो रुक गया। क्यों पता है? क्योंकि हमारे सरफेस का, सरफेस मतलब समझो हमारे फ्लोर, हमारी ज़मीन, जो भी कहो आप लोग, उस पर एक अपोजिट फोर्स लगता है जो हर चीज़ को इस तरह से रोक लेता है, और जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जो मैंने फुटबॉल को किक मारी और वो फुटबॉल थोड़ी दूर जाकर खुद ब खुद रुक गया, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, वो किसकी वजह से? तो फ्रिक्शन की वजह से चेंज हुआ, बराबर ना? किसकी वजह से चेंज हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। आ रही है बात समझ में? तो ये फ्रिक्शन भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में ही आया ना, बराबर ना? हवा में फुटबॉल चलाने से नहीं, लेकिन ज़मीन के ऊपर फुटबॉल जो है वो चलाने से ज़मीन के कांटेक्ट में आया और इसकी वजह से वो रुक गया, है कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप धीरे से नीचे चलाते हो तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक ही जाएगा, क्योंकि हमारी ज़मीन पे ऐसा एक अपोजिट फोर्स आया हुआ है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो हर एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, बराबर ना? ये फ्रिक्शन की वजह से ही पता है हम ज़मीन पे आराम से चल भी पाते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से ही। ज़मीन में ऐसा ये फ्रिक्शन है, बराबर, कि हम जब चलते हैं तो हमारे पैर जो है वो ज़मीन के साथ घिसाते हैं, इसकी वजह से हम नॉर्मली चल पाते हैं। ये फ्रिक्शन बहुत डिटेल में है, जो आप लोग आगे के चैप्टर्स में और आगे के स्टैंडर्ड्स में भी सीखोगे। अभी तो फ्रिक्शन खाली एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह बताया हुआ है, बाकी फ्रिक्शन की बहुत डिटेल्स हैं, ठीक है, जो आप लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में अच्छी तरह से सीखोगे। ये फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग नॉर्मली गाड़ी चला पाते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं और ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकती है ना, क्यों पता है? फ्रिक्शन की वजह से। जब हम ब्रेक मारते हैं ना तो जो व्हील और अर्थ, इन दोनों में एक तरह का घिसाव होता है, घिसाते हैं ना वो, बराबर ना? गाड़ी का व्हील वो अर्थ के साथ घिसाता है, तभी वो गाड़ी रुकती है, ब्रेक मारने पर ही ना। अगर सपोज कि भाई नीचे सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ना होता ना, तो आप ब्रेक मारते भी ना तो भी गाड़ी रुकती नहीं, चलती ही जाती। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ फ्रिक्शन का, समझना है इसे। कि जब आप रोड पे चलते हो ना तो नॉर्मली चल पाते हो, बराबर, नॉर्मली आप लोग चल पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे जो लेग्स, पैर हैं और ज़मीन है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता रहता है। जब आप एक एक पैर उठाकर आगे चलते हो, दूसरा पैर उठाकर फिर आगे रखते हो, तो मतलब कि वो ज़मीन के साथ फ्रिक्शन होता है, ज़मीन के साथ हमारा पैर घिसाता है और आप लोग नॉर्मली चल पाते हो। अब सडनली चलते चलते जो है वो आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है। एक पैर जो है वो आगे रखा, चलते वक्त ध्यान नहीं दिया, नीचे जो है वो केले का छिलका था, तो क्या होगा? केले का छिलका पैर पर पड़ते ही आप लोग फिसल जाते हो। क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते हैं? केले के छिलके में ऐसा क्या है? तो वो इस वजह से, क्योंकि जब हम पैर वो ज़मीन पर नहीं रखते, लेकिन अगर केले के छिलके के ऊपर रखते हैं ना, तो केले का छिलका वो फ्रिक्शन ख़त्म कर देता है। जब हम ज़मीन पे पैर रखते हैं ना तो वो फ्रिक्शन लगता है और हम लोग आराम से खड़े रह पाते हैं। लेकिन अगर केले के छिलके के ऊपर पैर रखें ना
तो वो ज़मीन और हमारे पैर के बीच में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, और फ्रिक्शन न होने की वजह से हम खड़े ही नहीं रह पाते, हम ज़ोर से गिर जाते हैं, है कि नहीं? कोई जो है वो बर्फ़ वाले एरियाज़ होते हैं ना, बर्फ़ वाले एरिया, तो उसमें बर्फ़ पे चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, इसी वजह से। नीचे फ्लोर पर पानी पड़ा हुआ हो या तेल पड़ा हुआ हो, सबको पता होगा ना, पानी या तेल अगर फ्लोर पे पड़ा हुआ हो और वहाँ पे गलती से पैर रख दिया तो हम लोग फिसल जाएंगे ना। क्यों पता है? क्योंकि वो पानी या तेल वो उस ज़मीन का फ्रिक्शन ख़त्म कर देता है, और फ्रिक्शन न होने की वजह से हम लोग प्रॉपरली चल नहीं पाते। तो ये फ्रिक्शन भी तो इतना ज़रूरी है ना हमारे लिए। तो यहाँ पर तो समझो कि फ्रिक्शन हमारा क्या कहलाया? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिट फोर्स है जो हर चीज़ को रोकने में या चलाने में हेल्प करता है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, इसके भी कॉन्टैक्ट में आना तो ज़रूरी है, बराबर। उसके बाद दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं कि भाई बिना कांटेक्ट में आए, बिना टच किए भी क्या हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। उनमें सबसे पहला टाइप आता है मैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स वो नॉन कांटेक्ट फोर्स ही कहलाया ना, बराबर। मैग्नेट की मदद से अगर सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई आयरन ऑब्जेक्ट, लोखंड की चीज़ है, और यहाँ सपोज ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, कि यहाँ लोखंड की चीज़ है और यहाँ मैग्नेट है, तो मैग्नेट में जैसे ही उसके पास में लाऊंगा तो बिना टच किए भी वो लोखंड की चीज़, वो आयरन की थिंग, वो इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी ना। ये तो मैग्नेट के बारे में पता है ना, बराबर। बिना टच किए भी उसका स्टेट ऑफ मोशन, उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं ना हम लोग, कि ये आयरन की थिंग यहीं पर ही रुकी हुई है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैग्नेट अगर पास में ले आऊँ तो ये मोशन में आ जाएगा कि नहीं, बराबर। वो चलने लगेगा ना बिना टच किए भी। तो मतलब बिना टच किए भी उस आयरन की थिंग के ऊपर फोर्स लग गया कि नहीं, इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना, बिना टच किए भी उसके ऊपर इफेक्ट हो गया। कोई धीरे से अगर ऑब्जेक्ट चल रहा हो, कोई भी ऐसा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, अब तो ऐसी बहुत सारी मशीनें भी चलती हैं, कोई मशीन धीरे धीरे चल रही हो, उसके पास में अगर मैग्नेट लाया जाए ना, तो मैग्नेट की वजह से वो स्पीड में चल सकती है, या तो और धीरे हो सकती है। तो मतलब स्पीड भी बदल सकते हैं इसके थ्रू, है कि नहीं? या तो फिर डायरेक्शन बदल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या तो फिर आयरन का ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आ रहा हो, तो मैग्नेट की मदद से उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? मतलब मैग्नेटिक फोर्स वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना टच किए भी उसके ऊपर ये इफेक्ट दे सकते हैं, सही बात है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या? ये फोर्स है ना, वो समझो हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से नेचुरली क्रिएट होता है। इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं। आप लोगों ने कभी वो फील किया है, शायद आप लोगों ने ना ऐसी मस्ती की हो, इसीलिए जस्ट बता रहा हूँ मैं, कि उसमें मस्ती की हो तो ऐसा होता है कि जब आप कोई प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो, है ना, कितनी बार ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा कि कोई शादी वगैरह में गए हो, कोई प्रोग्राम में गए हो, कि जहाँ पर सब लोग ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे। अब सडनली दूसरा कोई पर्सन, आप बैठे हुए हो कुर्सी के ऊपर, सडनली दूसरा कोई पर्सन जो है वो आपके पास आता है ना, तो आपको जैसे ही वो टच करने जाता है, अभी तो पूरे कांटेक्ट में नहीं है, हाँ, पूरे कांटेक्ट में नहीं, जैसे ही टच करने जाता है ना, तो थोड़ी दूर से ही उसको भी और आपको भी एक तरह का करंट महसूस होता है। शायद आप लोगों ने ऐसा किया हो तो, हाँ, किया है ऐसा। यहाँ तो पता है, वो जब हम छोटे थे ना तब ऐसी एक्टिविटी करते थे। नहीं ध्यान है कि आप लोगों ने भी ऐसी एक्टिविटी की हो या नहीं की हो, लेकिन कभी करके देखना, नहीं भी की हो ना तो कभी करके देखना। क्या करना कि कोई पर्सन को जो है, कोई भी आपके घर में कोई भी हो, उसको जो है वो एक प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बिठाना। और उसके बाद आपके घर में जो टॉवेल होगा ना, टॉवेल, जब जो बड़ा टॉवेल होता है, जनरली जो टॉवेल में फ़र हो, फ़र मतलब जिसमें ज़्यादा बाल हो, वो जो एकदम ड्राई और प्लेन टॉवेल होता है वैसा नहीं, जिसमें फ़र हो ना, तो ऐसा एक टॉवेल लेना। और अगर कोई पर्सन ऐसे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी कुर्सी के पीछे जो प्लास्टिक होता है ना, कुर्सी के पीछे जो प्लास्टिक हुआ, उस प्लास्टिक के ऊपर वो टॉवेल थोड़ी देर के लिए रब करना।
टॉवेल क्या करना, थोड़ी देर के लिए उसको रब करना, या तो फिर अगर रब ना करो तो फिर उस टॉवेल लेकर जो है वो प्लास्टिक की कुर्सी पे पीछे की तरफ, हाँ, जो बैठा हो उसकी पीठ पे नहीं, प्लास्टिक पे, तो प्लास्टिक पे जोर जोर से वो टॉवेल थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक करना, करके देखना कभी, और 5-10 मिनट ऐसा करो, 5-10 मिनट ऐसा करो, फिर जो वो पर्सन बैठा हुआ हो ना, उस पर्सन के बिल्कुल पास में, ठीक है, टच नहीं करना है, लेकिन उसके पास में जाकर फील करना, उस पर्सन को भी और आपको भी एक तरह का करंट महसूस होगा, एक तरह का करंट महसूस होगा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिना टच किए आपको और उसमें करंट एक तरह का फील होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाया। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, खासकर नॉन लिविंग थिंग, उनके अंदर जो एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनमें कुछ चेंजेस आने की वजह से ये फोर्स क्रिएट होता है। या दूसरा इसका एक एग्जांपल दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये भी आगे के स्टैंडर्ड्स में अच्छी तरह से सीखोगे आप, अभी तो जस्ट एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल दूं, शायद आप लोगों ने ऐसा फील किया हो कि जब आपके घर पे जो है वो टीवी चल रही हो ना, घर पे जो है वो टीवी चल रही है, वो टीवी के पास कभी कभार आपका हाथ चला जाता है ना, तो आपके जो ये हेयर्स होते हैं ना, ये जो बाल होते हैं हाथ के, वो टीवी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किया है कभी ऐसा फील? हाँ, नहीं किया है? कभी ट्राई करना ये भी कि टीवी चल रही हो और काफ़ी देर से टीवी चल रही है, भाई 1-2 घंटे हो गए, तो टीवी थोड़ी सी गर्म हो जाती है। उसके बाद आपका हाथ अगर ड्राई होगा तो, हाँ, तेल वेल लगाया होगा, क्रीम लगाई होगी हाथ पे, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ड्राई हैंड होगा ना, तो उस हाथ को टीवी के थोड़े पास में लेके आना, टच नहीं करना है, टीवी के थोड़े पास में लेके आना, तो क्या होगा, आपके जो हेयर्स होंगे ना, वो हेयर्स एकदम से राइज होकर, खड़े होकर वो टीवी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपके ड्राई हेयर्स की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। या इनका ये आखिरी एक एग्जांपल दूं, ये एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी देखो टीवी के साथ जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं हाथ साथ में रखते हैं तो उसके कांटेक्ट में नहीं आते, ये भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। या तो दूसरा एक एग्जांपल दूं आपको कि आपके जब ड्राई हेयर्स हो ना, ड्राई हेयर, बराबर, तो उस ड्राई हेयर के ऊपर आपका कॉम्ब वो कुछ देर के लिए हेयर्स में जो है वो क्या कहते हैं मूव करना, घुमाना, बाल बनाते हो ना जैसे, ठीक है, तो ड्राई हेयर होने चाहिए, तेल वगैरह लगे हुए नहीं, गीले बाल नहीं, एकदम सूखे बाल होते हैं ना, तब उस वक्त जो है ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर ट्राई करना, ये सबसे ईजी है, बाकी दोनों से ये ईजी है, ट्राई करना घर पे, कि जो सूखे बाल होते हैं ना, एकदम ड्राई हेयर हो, तो आपका कॉम्ब लेकर वो बालों में घुमाना, सूखे बालों में जो है वो घुमाना, उसे 5-10 मिनट जो है वो बाल बनाते रहना, घुमाते रहना। उसके बाद एक ट्राई करना, सडनली पास में जो है वो कुछ पेपर्स के टुकड़े, है ना, छोटे टुकड़े, बड़ा सा पेपर मत रख देना, आपके बुक में एक पेज लो, उस पेज के इतने छोटे 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 टुकड़े कर दो और नीचे रख दो, नीचे ज़मीन पे रख दो, फिर जो है वो बाल में घुमाकर, वो कॉम्ब बाल में घुमाकर, वो कॉम्ब जो है वो उस पेपर्स के पास लेके जाओ, तो आप देखना कि वो पेपर्स जो है वो एकदम से मैग्नेट की तरह उस कॉम्ब के पास चिपक जाएंगे, कॉम्ब से चिपक जाएंगे वो, देखना, ट्राई करके देखना। और ये भी किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, उस कॉम्ब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें चेंजेस आने की वजह से वो कुछ देर के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और ऐसे जो भी ड्राई दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो ना, जैसे पेपर होते हैं या पॉलीथीन हुई या और जैसे ऑब्जेक्ट हुए, तो ऐसे हल्के ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई करना है ये, बालों में जो है वो कॉम्ब घुमा कर, ड्राई बालों में कॉम्ब घुमा कर, फिर नीचे पेपर्स वगैरह पड़े हुए हो ना, तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, कॉम्ब पास में लेके जाना, वो बालों में घुमाने के बाद उसी वक्त, कुछ देर रख के बाद में नहीं, उसी वक्त, तो देखना वो पेपर्स आपके कॉम्ब पे चिपक जाएंगे। तो ये भी इनकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। या कभी ऐसा भी किया हो, मुझे नहीं पता, हमने ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बहुत यूज़ किया है जब हम स्टूडेंट थे तब, तो इसलिए आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक एक चलो आखिरी एग्जांपल याद आया, उसे मैं बताऊँ आपको। तो ऐसे किया करो, जो बलून्स आते हैं ना, बलून्स, ठीक है, तो वो बलून्स में भी ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो बलून को है ना, जब आपके ड्राई हेयर्स हो ना, ड्राई हेयर्स, फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें ऑयल नहीं
वाटर नहीं, पानी तेल ना लगा हुआ, एकदम सूखे बाल हो, तो जो बलून आता है फूला हुआ बलून, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह में यूज़ करते हो, तो उस बलून को पहले अपने ड्राई हेयर्स पे जो है वो अच्छी तरह से घुमा दो। उस बलून को ड्राई हेयर्स पे जो है वो घिस दो अच्छी तरह से। फिर वो बलून को है ना, ऐसे बोर्ड हो या दीवार हो, उसके ऊपर खाली रख दो, वो बलून खुद ब खुद दीवार पे चिपक जाएगा। वो कितनी बार यूज़ करते हैं ना कि यार दीवार पे जो है वो बलून चिपक ही नहीं रहा है, फिर सेलो टेप लगाते हैं और कुछ लगाते हैं। कभी ऐसे खुद ट्राई किया करो, ये सबसे सिंपल इलाज है। हाँ, लेकिन वो बलून कुछ ही देर में जल्दी गिर भी जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे ही बंद होगा तो वो खुद ब खुद बलून गिर जाएगा। ड्राई हेयर्स पे बलून घुमाओ और उस पर दीवार पे चिपका दो, वो ऑन द स्पॉट चिपक जाएगा, क्योंकि उनके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन चेंजेस होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन चेंजेस उस दीवार से उसको चिपका देते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए। फिर से जब वो बलून के इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तो वो फिर से बलून नीचे गिर जाएगा। तो ये भी किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, कि दो अपोजिट जो है वो आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, बोल रहा हूँ ना, इनके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में सीखोगे क्लियरली। तो ऐसे दो अपोजिट ऑब्जेक्ट जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना विदाउट कॉन्टैक्ट, तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशन तो आई थिंक सबको पता होगा ना, कि हमारे अर्थ का ऐसा स्पेशल पावर जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो उस पावर को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशन नाम देते हैं, है कि नहीं? कि अगर इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो ये पेन कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी? नहीं, यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो वो नीचे ही जाएगी। क्यों नीचे जाती है? क्योंकि हमारे अर्थ में ऐसा एक स्पेशल मैग्नेट की तरफ फोर्स आया हुआ है कि हर एक ऑब्जेक्ट को वो नीचे की तरफ ही खींचता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अरे ये बात समझ में? कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, आप भी जैसे जोर से जंप मारते हो तो जंप मार के ऊपर ही ऊपर चले जाते हो, फिर से नीचे ज़मीन पर ही ना। तो हमारा अर्थ हमें खींच लेता है नीचे की तरफ, बराबर। विदाउट कांटेक्ट के कोई डोरी बांधकर खींचता है, कांटेक्ट में आकर खींचता है? नहीं ना, विदाउट कांटेक्ट वो नीचे की तरफ ही आएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बराबर ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में फाइंड किया था। सर आइजैक न्यूटन है ना, एक बार बैठे थे अपने बगीचे में, बैठे थे आराम से पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी सडनली एक एप्पल आकर उनके सिर पर गिरा। एक एप्पल उनके सिर पर आकर गिरा, और जैसे ही एक एप्पल उनके सिर पे गिरा ना, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ये एप्पल पेड़ से गिरा तो सीधा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, टेढ़ा क्यों नहीं गया एप्पल, है ना भाई, इस साइड क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। हाँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से छोड़ दिया जाता है तो वो नीचे ही क्यों जाता है, इधर उधर क्यों नहीं जाता, बराबर। तो इसकी वजह से उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि हमारे अर्थ में एक स्पेशल फोर्स है, एक स्पेशल पावर है जो हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी क्या है? एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट के ना, और बिना टच किए भी इस पेन को ये अर्थ नीचे की तरफ ही खींचेगी मैग्नेट की तरह। समझ आ रही है बात है? तो ये फोर्स के सब टाइप्स भी ध्यान में आए ना, समझ आया ना। तो आज जैसे हमने फोर्स के बारे में क्लियर किया ना, अब कल वो हम लोग किसके बारे में देखेंगे? प्रेशर के बारे में, हमारे चैप्टर का सेकंड पॉइंट। तो अब जो दूसरे पॉइंट्स हैं, इनके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखें। ओके, थैंक यू।